रानीगंज नाम का एक गांव था जहां मजदूर लक्ष्मीकांत रहता था। वैसे तो लक्ष्मीकांत का खानदान बहुत ही भोला भाला और साधारण था, लेकिन लक्ष्मीकांत बड़ा ही चालाक और नेकदिल था। लक्ष्मीकांत एक ठेकेदार के पास मजदूरी किया करता था। क्यों जी, आप आज किस तरफ जा रहे हैं? अपने साथ साइकिल में बिठाकर मुझे भी उस तरफ ले चलिए ना। मम्मी मैं भी साइकिल में बैठूंगी। काश तुम्हारे पिताजी इतने लायक होते कि हम दोनों को साइकिल पर बिठाकर घुमाते। तो आप ही मुझे घुमा दीजिए ना। माँ बच्ची दोनों की बहस चल रही थी कि लक्ष्मीकांत उससे कहने लगा, अच्छा बाबा ठीक है, तुम दोनों को मैं घुमा लाऊंगा, लेकिन कल। आज मुझे काम के लिए देरी हो रही है ना, तो कल। लक्ष्मीकांत अपनी बीवी और अपनी बच्ची कोमल का बेहद ख्याल रखता था। काम के वक्त काम और बाकी वक्त वो अपने खानदान को पूरा वक्त देने की कोशिश किया करता था। लक्ष्मीकांत, तुम मेरे यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हो। बाकी मजदूरों की तरह तुम कामचोर और आलसी नहीं हो, तुम मेहनती हो। इसीलिए मैं अब तुमसे मजदूरी बंद करवा कर बस रेत लाने का और उसकी देखभाल करने का काम करवाना चाहता हूँ। जी, जैसा आप कहे मालिक। मैं मजदूरी कर करके बहुत थक गया था। अगर ऐसा आप कर दे तब तो बहुत मेहरबानी हो जाती, और तो और तुम्हें पैसे भी ज्यादा दूंगा। ठेकेदार ने अपने जेब से एक पर्चा निकाला और लक्ष्मीकांत को कहने लगा, इस पर्चे में एक पता लिखा है, वहाँ हमें 10 ट्रैक्टर रेत पहुँचानी है। क्या ये काम तुम कर पाओगे? ये भी कोई बोलने की बात है? मैं ये काम जरूर करूँगा। लक्ष्मीकांत उस पर्चे को लिए जंगल के तालाब की ओर बढ़ चला। मुझे तो बेहद डर लग रहा है, कहीं मैं फंस ना जाऊं इन सब चक्करों में। इस तरह से जंगल में आना और यहाँ से रेत ले जाना मुझ पर भारी ना पड़ जाए। लक्ष्मीकांत तालाब के किनारे पर पड़ी रेती को मजदूरों से भरवाने लगता है और उनसे कहता है, तुम सब तब तक रेत को ट्रैक्टर में भरो, मैं जरा तालाब के ठंडे पानी में नहा कर आता हूँ। जी मालिक, आप ऐसा ही कीजिए, आपके आने से पहले हम सब तैयार रखेंगे। लक्ष्मीकांत तालाब में चला जाता है और वहाँ आराम से पानी में नहाने लगता है। उतने में ही उसके पैरों से एक बोतल टकराती है। उस बोतल को चमकता हुआ देखकर लक्ष्मीकांत कहता है, ये बोतल चमक कैसे रही है? लगता है कि लोगों ने इसमें जुगनू भरकर उसे तालाब में फेंक दिया है। लक्ष्मीकांत उस बोतल को उठाता है और उसे जुगनू समझकर उसे खोल देता है। जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलता है, उसमें से एक जिन बड़ी तेजी से बाहर निकलता है और लक्ष्मीकांत पर हमला कर देता है। कहीं तुम उस बाबा के आदमी तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस बोतल से जिन निकलता देखकर लक्ष्मीकांत की आंखें मानो फटी की फटी रह जाती हैं। जिन, जिन, ये कैसे हो सकता है? और कौन सा तांत्रिक? मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ यहाँ रेत लेने के लिए आया हूँ। लक्ष्मीकांत के इतना कहते ही वो जिन उसे छोड़ देता है और उससे कहता है, माफ करना भाईजान, मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन तुमने मुझे आजाद किया है। मांगो, जो मांगना है मांगो। तुम इस हालत में आए कैसे? आखिर माजरा क्या है? तब बहुत सारी बातें लक्ष्मीकांत को विस्तार से बताते हुए वो कहता है, ये बात कई साल पहले की है, एक मायावी खौफनाक जादू करने वाले उस्ताद की। तुम्हें अगर ताकतवर बनना है, तुम्हारी ताकतों को और ज्यादा बढ़ाना है, तो तुम इस घेरे में आकर खड़े हो जाओ और देखना, बहुत ताकतवर हो जाओगे। क्या सच? मुझे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके जिन की दुनिया का सबसे बड़ा जिन बनना है। जादूगर ने अपने लालच की वजह से उस जिन को एक घेरे में खड़ा कर लिया और उस पर काला जादू मंत्र तंत्र करने लगा और उसके ऊपर राख फेंकने लगा। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय, बागड़ बोल। अपनी आंखें बंद रखना, ये काम पूरा होते ही तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। मंत्र पढ़ते ही
जादूगर ने उसे धोखे से अपनी बोतल में कैद कर लिया। उस बोतल में वो जिन बेहद छोटा दिख रहा था और जिन उस बोतल में कैद हो गया। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं अंदर कैसे आ गया? ये तो धोखा है। मेहरबानी करके बाहर निकालो। लेकिन तुम इस तालाब में आए कैसे? मुझे उस उस्ताद ने इस तालाब में कैद करके रखा था। काले जादू की जरूरतें लाने वो पहाड़ियों पर गया था और तुमने मुझे आज रिहा किया। इसीलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। कैसी भेंट? जिन लक्ष्मीकांत को एक बड़े से रेत के टीले के पास लेकर जाता है, जो रेत का टीला तालाब से हटकर होता है। लक्ष्मीकांत वहाँ जाकर देखता है कि पूरी रेत चमक रही है। रेत के अंदर हीरे ही हीरे हैं। हीरे की रेत? ये चमकते हुए हीरे असली हैं? बिल्कुल असली है और सब हीरो की रेत तुम्हारी है। क्या सच? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लक्ष्मीकांत उन हीरों की रेत की मदद से रातों रात बेहद बड़ा आदमी बन जाता है। पूरे शहर और जिले में सबसे रईस आदमी बन जाता है। वो हीरों की रेत से अपना बड़ा सा घर बनाता है और कई सारी जमीनें भी खरीद लेता है। देखा बेगम, मेहनत और अच्छे काम ने आज इतना अच्छा बना दिया। जिन भाई की मदद से हमारे पास आज सब कुछ है, हर एक चीज जो हमें चाहिए थी। वैसे आखिरी बार आप उनसे कब मिले थे? उस अच्छे जिन से आज मैं मिलने जा रहा हूँ। अब वो पूरी तरह आजाद है। एक तरफ जिन और लक्ष्मीकांत आजाद घूम रहे थे, दूसरी ओर उस जादूगर को हीरे की रेत और लक्ष्मीकांत के बारे में पता चल गया और उसे ये भी पता चल गया कि उसका कैद किया हुआ जिन अब आजाद हो चुका है। इन दोनों का मुझे कुछ करना होगा। ये मुझसे चालाकी कैसे कर सकते हैं? वो जादूगर उस जिन को ढूंढने लगता है और देखता है कि एक बगीचे में वो जिन और लक्ष्मीकांत बातें कर रहे थे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर तुम ना होते तो मैं आज भी मजदूरी ही कर रहा होता। शुक्रिया, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। ये भी कोई कहने की बात है? तुमने मुझे उस उस्ताद के चंगुल से आजाद किया, इसीलिए मैंने तुम्हें एक तोहफा दिया। उन दोनों को बातें करता देख जादूगर जिन और लक्ष्मीकांत के सामने जाकर कहता है, बेहद एक दूसरे का साथ निभाया जा रहा है। मुझे भूल गए। उस जादूगर को वहाँ देखकर लक्ष्मीकांत बेहद डर जाता है। तब वो जिन कहता है, डरो मत लक्ष्मीकांत, ये हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है तुम मेरे ताकत को भूल गए हो। याद दिलाऊं क्या? तुमने मुझे धोखा देकर कैद किया था, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिन की बात सुनते ही उस जादूगर ने अपने कमंडल में से राख निकाली और उस जिन के ऊपर फेंक दिया, जिससे बचते हुए वो जिन वहाँ से कूद गया। लक्ष्मीकांत ये सब दूर खड़ा हुआ देख रहा था। अब मेरी बारी। उस जिन ने अपने ताकत से उस जादूगर को रस्सी से बांधकर कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जिन जादूगर को अच्छा सबक सिखाता है। उसके बाद वो जादूगर उस जिन और लक्ष्मीकांत को परेशान नहीं करता है। लक्ष्मीकांत अपनी बच्ची को एक बड़े से स्कूल में पढ़ाता है और अपने खानदान के साथ उन हीरों की रेत की मदद से खुशी खुशी रहने लगता है और रेती का सबसे बड़ा कारोबारी बन जाता है। नंदू एक जवान लड़का था जिसके पास खुद की एक रेहड़ी थी। वो कभी इस रेहड़ी पर सब्जियां फरोख्त करता तो कभी मौसम में बिकने वाली चीजें, जैसे गर्मियों में खीरा और सर्दियों में भुने हुए शकरकंद और गर्मियों में भुट्टे। एक शाम नंदू घर पे ढेर सारे मकई ले आया। बेटा, अभी तो बरसात शुरू होने में वक्त है, तूने इतनी सारी मकई इतनी जल्दी क्यों खरीद ली? अम्मा, अगले 2 हफ्ते में बारिश शुरू हो जाएगी।
और तब मकई का दाम आसमान छुएगा। और वो क्यों? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जैसे बरसात शुरू हुई, मकई के दाम में इजाफा हो गया और इस वजह से मुनाफा भी कम हुआ। इसलिए इस मर्तबा मैंने कब्ल ही सस्ते दाम में मकई खरीद के रख ली। ठीक है, लेकिन क्या इतनी सारी मकई फरोख्त होगी? ये तकरीबन 10-12 बोरी है। हाँ माँ, बस बारिश शुरू हो जाए, फिर लोगों को भुना हुआ भुट्टा बहुत पसंद आता है। पिछले साल तो भुट्टों की इतनी मांग थी कि बाजार में मकई थी ही नहीं। इसीलिए मैंने कब्ल ही माल खरीद लिया है। अच्छा किया। नंदू को उम्मीद थी कि इस मर्तबा बारिश में उसके भुट्टो का कारोबार काफी अच्छा होगा और उसकी आमदनी में इजाफा होगा। खीरे ले लो, खीरे। अब खीरे की मांग भी कम हो गई थी। मौसम ठंडा होता जा रहा था, इसलिए लोग खीरा नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ रोज की देरी है, बारिश शुरू हो जाएगी और मेरे भुट्टे फरोख्त होने लगेंगे। नंदू मौसम में तब्दीली का इंतजार कर रहा था। कुछ रोज गुजरे और बारिश शुरू हुई। अम्मा देखो, बारिश शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो मेरे भुट्टे बहुत फरोख्त होंगे। हाँ, खूब फरोख्त होंगे। और अगर तेरी आमदनी अच्छी हुई तो मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह करा दूंगी। क्या अम्मा तुम भी? अरे मेरे लाल, अब तेरी उम्र हो गई है, तुझे तो ब्याह करना ही होगा। वैसे भी मैंने लड़की देखनी शुरू कर दी है। शादी की बात सुनकर नंदू शर्मा रहा था। खैर, उसी शाम नंदू ने अपनी रेड़ी पर भुट्टे लगा दिए। जैसे ही उसने सिगड़ी जलाई और भुट्टे भुनने लगा, सारे बाजार में भुट्टे की खुशबू फैल गई। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गर्मा गर्म भुट्टे। और खरीदार उसकी आवाज सुनकर मुतवज्जा हो गए। उस रोज एक के बाद एक खरीदार भुट्टा खाने आए जा रहे थे। नंदू खुश था कि उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी। अगले रोज भी नंदू का कारोबार बहुत अच्छा हुआ। खरीदारों का हुजूम लगा रहता था। नंदू की रेड़ी पर इतना हुजूम देखकर आसपास के कारोबारियों को उससे हसद हो रही थी। ये नंदू आजकल बहुत कमा रहा है। कमाएगा कैसे नहीं? बरसात आते ही उसने भुट्टे फरोख्त करना जो शुरू कर दिया। मुझे लग रहा है भुट्टे फरोख्त करने में काफी मुनाफा है। हम भी कल से भुट्टे फरोख्त करेंगे। और हम भी। अगल बगल के कारोबारियों ने भी भुट्टे का कारोबार करने का फैसला कर लिया और अगले रोज ही नंदू के ठेले के बगल में 2 और भुट्टे के ठेले लग गए और भुट्टे खाने वाले खरीदार बंट गए। कुछ लोग नंदू के ठेले पर आ जाते तो कुछ लोग अगल बगल के ठेलों पर चले जाते। इस बात से नंदू परेशान हो गया था। शाम को ठेला बंद करने के बाद नंदू अपने बगल वाले ठेले वालों से पूछा, भैया, जब मैं यहाँ कब्ल ही भुट्टे फरोख्त कर रहा था तो फिर आप दोनों को यहाँ भुट्टा फरोख्त करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इस बाजार में एक ही भुट्टे की रेड़ी लग सकती है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम एक ही चीज फरोख्त करेंगे तो फिर किसी का कोई मुनाफा नहीं हो पाएगा। हमें तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, तुम अपना देखो। तनहा सारा मुनाफा हथियाना चाहते हो? अगर ऐसा करना है तो कोई अच्छी सी चीज फरोख्त करो जो हम दोनों फरोख्त ना कर सकें, समझे क्या? उसके पड़ोसियों की बात सुनकर नंदू फिक्र में पड़ गया। उसने सोचा था कि वो उन्हें मना लेगा कहीं और जाकर भुट्टे फरोख्त करने के लिए, लेकिन वो दोनों तो ढीठ थे। आज नंदू परेशान घर आया और आते ही उसने सारा वाकया वालिदा को बताया। वो दोनों मुझसे बहुत हसद रखते हैं। कुछ रोज से मेरे भुट्टों का कारोबार इतना अच्छा चल रहा था, वो उनकी आंखों में खटक रहा है। आज रोज से 1/3 आमदनी हुई है। कोई बात नहीं, तुम इतनी फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हसद वाले हसद रखते रहें, तुम बस मेहनत करते रहो। अगले रोज नंदू ने रोज की तरह अपना ठेला लगाया। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और उसके आवाज लगाने के बाद एक पड़ोसी कारोबारी भी आवाज लगाने लगा। गरम गरम भुट्टे, जायकेदार और सस्ते, बस 8 रुपए का एक भुट्टा। कारोबारियों ने दाम 10 रुपए से 8 रुपए कर दिए। दाम देखकर सारे खरीदार उन्हीं कारोबारियों के पास जा रहे थे। 8 रुपए भुट्टा, गरम गरम भुट्टा। नंदू ने भी दाम गिरा दिया। कारोबारियों ने दाम 7 रुपए कर दिए। मैं इतना दाम कम नहीं कर सकता, मुझे मुनाफा कैसे होगा?
उसके पास कोई खरीदार नहीं आ रहा था, इसलिए वो परेशान होकर धंधा बंद करके अपने घर चला गया। अम्मा समझ गई कि क्या हुआ होगा। अम्मा, अब मैं क्या करूं? कम मुनाफा में भुट्टे फरोख्त करने का क्या फायदा? जब मैं दाम कम करता हूं तो दोनों कारोबारी भी कम कर देते हैं। क्यों ना तू कुछ नया करे? नया करेगा तो सारे खरीदार तेरे ठेले पर ही आएंगे। लेकिन क्या नया? हमारे बचपन में हम कोयले पर भुट्टे नहीं सेकते थे, बल्कि रेत में सेकते थे। वैसे भुट्टे तो अब कहीं मिलते नहीं। रेत वाले भुट्टे? हाँ, वो जायका ही अलग था बेटा। एक मर्तबा कोशिश करके देखो। अगले रोज नंदू ने अपना ठेला लगाया और सिगड़ी पर एक कड़ाही लगाई। उसमें रेत भरा था। आसपास के दोनों कारोबारी हैरान थे और फिर आग जलते ही नंदू आवाज लगाने लगा। ऐसा भुट्टा कभी नहीं खाया होगा। रेत वाला भुट्टा, रिवायती अंदाज में बनाया गया रेत वाला भुट्टा। रेत वाला भुट्टा सुनकर कुछ बुजुर्ग नंदू के ठेले की जानिब गए। उन्होंने वो भुट्टे चखे। वाह, मजा आ गया। कितने अरसे बाद ये खा रही हूँ। काफी लोगों ने रेत वाले भुट्टे पहली मर्तबा चखे। ये तो कमाल है। कोयले वाले भुट्टे से बिल्कुल अलग और लजीज भी। इस दिन नंदू के ठेले पर अलग ही हुजूम था। अफराद नंदू के साथ तस्वीरें निकाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे। नंदू कुछ ही घंटों में मशहूर हो गया। नंदू के रेत वाले भुट्टे 20 रुपए के दाम से फरोख्त होने लगे और उसने एक ही रोज में काफी अच्छा मुनाफा कमाया। अगले रोज पड़ोसी कारोबारियों ने भी रेत वाले भुट्टे फरोख्त करना शुरू कर दिया। रेत वाले भुट्टे, गरम गरम रेत वाले भुट्टे। ये तो वो वीडियो वाला नहीं है, वो रहा। उसके रेत के भुट्टे खाते हैं हम। नंदू रातों रात मशहूर हो चुका था। सभी को नंदू के रेत वाले भुट्टे खाने थे। नंदू के ठेले पर हुजूम था और उसके पड़ोसियों के रेड़ी वीरान थे। कुछ रोज बाद फरोख्त न होने की वजह से कारोबारियों ने भुट्टा फरोख्त करना बंद कर दिया। नंदू के रेत वाले भुट्टे धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे थे और नंदू के मुनाफे में बहुत इजाफा हो गया था। मुश्किल के वक्त जब लोग मैदान छोड़ देते हैं, नंदू ने कुछ नया करने की कोशिश की और आखिरकार उसकी नई तरकीब काम कर गई। उसके रेत वाले भुट्टों ने उसे मशहूर और अमीर बना ही दिया।